नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद बिल्कुल दिल्ली के करीब बसा हुआ शहर है और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में गाजियाबाद की गिनती होती है। घटना 17 जनवरी की है, यानी इसी साल की और इसी महीने की। 17 जनवरी की रात तकरीबन 9 बजे के आसपास गाजियाबाद से जो जीटी रोड गुजरती है, उस जीटी रोड में एक इंडस्ट्रियल एरिया है। उसी इंडस्ट्रियल एरिया में धर्मकांटे के पास एक महिला जख्मी हालत में लोगों को पड़ी मिलती है। धर्मकांटा आप सब समझते हैं, जो वे ब्रिज जिसे हम कहते हैं, यानी जहां ट्रक्स का वजन आमतौर पर तौला जाता है कि माल लोड करने से पहले कितना था, खाली गाड़ी का वजन कितना था और लोड करने के बाद कितना हुआ। तो खैर, ऐसे ही एक जगह पर धर्मकांटे के पास जीटी रोड में एक महिला बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ी थी। पुलिस को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो गाजियाबाद की पुलिस मौके पर पहुंची। चूंकि ये इलाका जो है सिविल लाइंस पुलिस चौकी की हद में आता है, तो सिविल लाइन की पुलिस चौकी से लोग वहां पर आए, पुलिसकर्मी, और उन्होंने इस महिला को उठाकर फौरन अस्पताल पहुंचाया। गाजियाबाद में ही एमएमजी हॉस्पिटल है जहां पर इस महिला को ले जाया गया और एमएमजी हॉस्पिटल में महिला को भर्ती करवाया गया। तब भी महिला की सांसें चल रही थी, मगर कुछ ही देर बाद महिला की जान चली गई और पुलिस वालों की कोशिश जो है एक तरह से वो भी बेकार चली गई। महिला की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। शुरुआती तौर पर ये एक एक्सीडेंट का मामला था। उधर पुलिस ने जब इस महिला के बारे में और उसके परिवार वालों के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि ये महिला जो है वो कविनगर इलाके की रहने वाली है। कविनगर भी गाजियाबाद की हद में ही आता है और उसके पति अमृत ने अपने बीवी की तलाश जो है वो शुरू कर दी थी। इसी बीच जब पुलिस ने अमृत को ये बताया कि हमें एक महिला की लाश मिली है, बल्कि महिला जख्मी हालत में मिली थी, अब उसकी मौत हो चुकी है, तो अस्पताल में आकर एक बार देखो, तो अमृत ने देखा हॉस्पिटल में जाकर और उसको आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि हाँ, ये लाश उसकी बीवी की ही है। इसके बाद पुलिस ने अमृत के बयान पर अज्ञात वाहनों के खिलाफ एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया, अज्ञात वाहन के खिलाफ, और एक्सीडेंट का मामला दर्ज करके पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की। 2 से 3 दिन गुजरे और चूंकि ये एक अननेचुरल डेथ का मामला था, एक्सीडेंट का मामला था, तो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया था। बॉडी तो घर वालों के हवाले कर दी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब 2-3 दिन गुजरने के बाद पुलिस के हाथ आई तो जो इस मामले की जांच कर रहे थे पुलिस ऑफिसर, वो चौंक गए, हैरान हो गए। हैरान इसलिए हो गए कि जिस महिला को सड़क के किनारे जख्मी हालत में पाया गया था, जिसके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी थे, लोग जिसे एक्सीडेंट का नतीजा बता रहे थे, उस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत की वजह स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोंटे जाने की बात सामने आई थी। और ये अपने आप में एक अजीब बात थी। बीच सड़क पर किसी महिला की कोई गला घोंटकर हत्या करे, जिसे जख्मी हालत में लोगों ने देखा हो, सारे लोग एक्सीडेंट बता रहे हों, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुलिस भी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है कुछ देर के लिए कंफ्यूज्ड हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मामला तो एक्सीडेंट का था। लेकिन जब स्ट्रैंगुलेशन को यानी गला घोटे जाने को उस महिला की मौत की वजह बताया गया, तो उसके बाद पुलिस ने भी इस मामले को मर्डर के एंगल से इन्वेस्टिगेट करना, तफ्तीश करना शुरू किया। अब पुलिस ने अमृत से यानी महिला के पति से एक बार फिर पूछताछ की। पुलिस को पहले तो ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अमृत ही जो है वो कोई खेल कर रहा हो, अपने पत्नी की हत्या करके एक्सीडेंट का रूप देने का नाटक कर रहा हो। तो पुलिस ने पहले अमृत से पूछताछ शुरू की, मगर अमृत से जो शुरुआती बयान पुलिस ने लिए और शुरुआती जो पूछताछ उससे हुई, तो पुलिस इस बात से कन्विंस्ड हो गया कि अमृत का उसकी बीवी की मौत से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। वो इग्नोरेंट है, इनोसेंट है, वो नहीं जानता है कि उसकी बीवी की हत्या किसने की और कैसे की। हालांकि अमृत ने पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताई कि पुलिस को इस मामले की तफ्तीश करने के लिए कुछ क्लूज मिल गए, कुछ सुराग मिल गए। अमृत ने यह बताया कि वो गाजियाबाद में जहां रहता है और उसके पास में ही एक और आदमी है जिसका नाम है चरण सिंह, और चरण सिंह के साथ उसकी बीवी का कई सालों से अफेयर चल रहा है। ये अपने आप में बहुत दर्द भरी कहानी थी और किसी पति के लिए
अपनी बीवी के बारे में ये बात बताना, आप समझिए कि उसके लिए कितनी तकलीफदेह स्थिति रही होगी। लेकिन अमृत ने ये बात पुलिस को बताई और ये भी कहा कि मैं अपनी बीवी को रोकता टोकता था, ये कहता था कि तुम उससे मिलना जुलना बंद करो, इस तरह के रिलेशन जो है वो सही बात नहीं है। लेकिन मेरी बीवी ने कभी मेरी बातों को नहीं सुना, हमेशा मुझे इग्नोर करती रही और चरण सिंह के साथ वो बहुत फ्रीक्वेंटली मिलती थी। उधर पुलिस ने चरण सिंह के बारे में जब जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि चरण सिंह भी जो है एक शादीशुदा आदमी है और 50 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, उसे एक जवान बेटा है, भरा पूरा परिवार है। लेकिन इसके बावजूद चरण सिंह जो है इस महिला के साथ इन्वॉल्व है और चरण सिंह के परिवार में भी दोनों के इस रिलेशनशिप को लेकर जो है वो तनातनी की स्थिति रहती है। तो कुल मिलाकर दोनों परिवारों में इस बात को लेकर अनबन के हालात रहते थे और दोनों परिवारों के लोग अपने अपने लोगों को, यानी महिला का पति महिला को और चरण सिंह के घर वाले चरण सिंह को रोकने टोकने की कोशिश करते थे। लेकिन ये सारा कुछ जो है पिछले 7-8 सालों से यूं ही चल रहा था और घर वालों के रोके ये रुक नहीं रहे थे। अब पुलिस ने ये पता करना शुरू किया कि आखिरी बार जब ये महिला जख्मी हालत में मिली और उसे अस्पताल लाया गया, यानी 17 जनवरी, उस दिन ये महिला कहाँ थी, दिन भर किसके साथ थी। तो पुलिस ने जब उसके पति अमृत से पूछताछ की तो अमृत ने बताया कि मेरी बीवी तो सुबह ही निकल गई थी और मुझे नहीं पता ये किसके साथ थी। लेकिन पुलिस ने जब चरण सिंह के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि चरण सिंह भी जो है उस दिन अपने घर से सुबह जल्दी निकल गया था। अब पुलिस ने दोनों के मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करना शुरू किया और ये पुलिस ने देखा कि इनके मोबाइल फ़ोन की CDR में इनका मोबाइल फ़ोन का लोकेशन क्या नज़र आता है। तो पुलिस ये देखकर हैरान हुई कि उस दिन 17 तारीख के रोज़ सुबह इन दोनों का मोबाइल फ़ोन जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन पर नज़र आया था। उसके बाद ऑल अलोंग डे लॉन्ग, दिन भर इन दोनों का मोबाइल फ़ोन एक ही साथ एक ही लोकेशन पर दिखा और वो लोकेशन गाज़ियाबाद का ही है, गाज़ियाबाद का कविनगर इलाका, जहाँ के एक ओयो होटल में ये दोनों लोग, मतलब ये महिला और चरण सिंह, ये दोनों उस ओयो होटल में दिन भर साथ में थे। अब सवाल यह है कि दिन भर अगर इन दोनों ने ओयो होटल में वक्त गुजारा तो शाम होते होते उस महिला की हत्या कैसे हुई और उस महिला की हत्या को एक्सीडेंट कैसे बताया गया या कैसे बनाया गया। पुलिस को अभी सच का पता लगाना था। तो पुलिस को जब दोनों के मोबाइल फ़ोन से ये कंफर्म हो गया कि दोनों दिन भर साथ में थे, चरण सिंह और वो महिला, तो पुलिस ने फिर चरण सिंह को दबोच लिया, उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ने के बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने पूरी कहानी सुनाई। कहानी इस महिला के साथ उसके रिश्तों की, कहानी 17 जनवरी के पूरे दिन की और कहानी उस महिला के कत्ल की। असल में ये महिला और चरण सिंह पिछले 7-8 सालों से रिलेशनशिप में थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन इस रिलेशनशिप की वजह से चरण सिंह के घर में भी काफ़ी क्लेश हुआ करता था, परिवार में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और चरण सिंह पर कुछ दिनों से ये महिला जो है उसे एक फ्लैट खरीद कर देने के लिए दबाव बना रही थी। और चूंकि चरण सिंह खुद रिलेशनशिप में था तो वो भी इस बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को, जो बेशक एक दूसरे शख्स की बीवी थी, उसको जो है गिफ्ट में एक फ्लैट खरीद कर देगा। लेकिन खुद चरण सिंह के घर वालों को ये बात जब पता चली तो उन्होंने इसे बहुत सीरियसली लिया और इसकी बड़ी ज़ोरदार मुखालफत की। उन्होंने चरण सिंह को ये साफ साफ बता दिया कि अगर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को, यानी उस महिला को फ्लैट खरीद कर दिया तो वो ये मान ले कि अपने परिवार से उसके सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे। इस बात से ये जो 50 साल से ज़्यादा उम्र का प्रेमी था चरण सिंह, ये जो है थोड़ा सकपकाया और इसे लगा कि अब इस मामले का कोई ना कोई हल चाहिए। तो इसका बेटा, जवान बेटा, जो अपने पापा की इन करतूतों के बारे में जानता था, रोहित जिसका नाम है, रोहित ने अपने पिता को ये आइडिया दिया कि उसे अब किसी भी हाल में उस महिला से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए। एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया उस महिला के साथ इतने दिनों का रिलेशनशिप, और आप अब न तो उसे कोई मकान खरीद कर देने के बारे में सोचेंगे और ना उसके साथ कभी मिलेंगे। इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कीजिए। समहाउ चरण सिंह, पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात आई, उसे लगा कि मरता क्या ना करता, इस रिलेशनशिप को अब ख़त्म करना ही होगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो एक तरह से चरण सिंह ने भी परिवार के दबाव के आगे हथियार डाल दिए और उसके बाद इस आदमी ने अपने बेटे रोहित के साथ मिलकर उस महिला के कत्ल की साजिश रची। लेकिन ये
कत्ल का सीधा साधा मामला नहीं है, इसमें और भी कई कॉम्प्लिकेशंस है। देखिए क्या कॉम्प्लिकेशन है। जिस दिन उस महिला का कत्ल किया जाना था, जिस दिन ये साजिश बाप बेटे ने मिलकर रची थी, उस दिन सुबह ही इस शख्स ने उस महिला को अपने पास बुला लिया था। और चूंकि दोनों में रिलेशनशिप था, दोनों अक्सर मिला करते थे, तो वो महिला अपने बुजुर्ग बॉयफ्रेंड के बुलावे पर उससे मिलने भी चली आई और दोनों ने सुबह से लेकर देर शाम तक गाजियाबाद के ही एक ओयो होटल में वक्त गुजारा। आप समझिए ये कैसे लोग, कैसी मानसिकता। और न सिर्फ वक्त गुजारा बल्कि पोस्टमार्टम से इस बात की पुष्टि हुई है कि दोनों उस दिन भी रिलेशन में रहे और एक दूसरे के बेहद करीब आए। और इतना सब कुछ होने के बाद आप सोचिए, जो आदमी किसी महिला के कत्ल करने की साजिश रच रहा है, आपसे कुछ घंटे बाद वो जिसका कत्ल करना चाहता है, वो उसी महिला के साथ जो है वो रिलेशनशिप में भी है कुछ घंटे पहले तक। ये अपने आप में कितनी अजीब और हैरान करने वाली बात है। लोगों की सोच, लोगों का दिमाग, ये सब सुनकर जानकर वाकई बड़ी हैरानी होती है। तो खैर, ये आदमी दिन भर उस महिला के साथ ओयो रूम में बंद रहा, रिलेशन बनाए, और उसके बाद इसने क्या किया, ये अपने बेटे के साथ टच में था। बीच में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ देर के लिए होटल में ही रुकने के लिए कहा और कहा कि मैं थोड़ी देर में बाहर कुछ काम है, अभी आता हूं, कहकर वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने अपने बेटे रोहित को फ़ोन किया, जो सुबह से ही गाड़ी लेकर उस होटल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था कि कब मेरे पापा जी निकलेंगे उस महिला को लेकर और कब हम दोनों मिलकर उसकी हत्या करेंगे। बेटे को देखिए, बेटे का दिमाग देखिए, उनकी सोच देखिए, किस लेवल के लोग हैं, कितनी हैरानी वाली बातें हैं ये। तो खैर, अब ये आदमी निकला। निकलने के बाद उसने अपने बेटे रोहित से बात की। रोहित अपने वैगन आर कार के साथ इंतज़ार कर रहा था और बात करने के बाद वो शख्स फिर से होटल गया और दोनों अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे। और जब अंधेरा हो गया तो उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को ओयो रूम से निकाला, ओयो होटल से निकाला, और बाहर आने के बाद धोखे से, किसी बहाने से अपने बेटे रोहित की कार में, वैगन आर कार में बिठाया। बिठाने के बाद वो थोड़ी दूर एक सुनसान जगह तक गए और सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद बाप बेटे ने मिलकर इस महिला की गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश की। जब बुरी तरह से गला घोंट दिया, जब बाप बेटे को लगा कि शायद इसकी मौत ही हो गई है, तो उन्होंने फिर इसकी लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। फिर ये जो रोहित है, उसने अपने एक दोस्त संदीप को मौके पर बुला लिया और जीटी रोड पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल एरिया में धर्मकांटे के पास इन तीनों ने मिलकर उस महिला की लाश को वैगन आर कार से नीचे ज़मीन पर लोगों की निगाहों से बचकर नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद वो वहाँ खड़े हो गए और शोर मचाने लगे कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और न सिर्फ शोर मचाने लगे, वहाँ से एक ट्रैक्टर वाला गुजर रहा था। उस ट्रैक्टर वाले को बाप, बेटा, उसके दोस्त, ये तीनों मिलकर उस ट्रैक्टर वाले को उन्होंने पकड़ लिया, रोक लिया और ये कहने लगे कि इसी ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मार दिया जिसकी वजह से इस महिला की जान चली गई। ट्रैक्टर वाला सकपका गया, उसे लगा कि अरे ये क्या हुआ, मेरी गाड़ी से तो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। लेकिन इन तीनों ने मिलकर उस पर इतना दबाव बनाया, आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई कि ट्रैक्टर वाले को जान के लाले पड़ गए। उसको लगा कि अब अगर मैं जुर्म कबूल न करूं तो पता नहीं मेरा क्या हालत होगा। हालत ये हुई कि इन्होंने न सिर्फ ट्रैक्टर वाले पर झूठा इल्ज़ाम लगाया उस महिला के कत्ल को एक्सीडेंट साबित करने के लिए और एक्सीडेंट के लिए एक मोहरा तलाशने के लिए, बल्कि उस ट्रैक्टर वाले का अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो भी शूट कर लिया, जिसमें वो ट्रैक्टर वाला मजबूरी में ही ये कह रहा था कि हाँ साहब, मेरी गाड़ी के नीचे आकर इस महिला की मौत हो गई। और ये सब कुछ इन्होंने किया था अपनी बेगुनाही के हक में। बेगुनाह ये थे नहीं, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। और एक वाकई जो बेगुनाह इंसान था उसको ये फंसाने जा रहे थे, और एक बेगुनाह औरत की तो खैर इन्होंने हत्या की ही। तो कुल मिलाकर ये सारी साजिश बाप, बेटे और बेटे के दोस्त ने मिलकर रची और ये सारी तैयारियां भी इन्होंने कर रखी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, महिला को जब अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत नहीं हुई थी, सांसें चल रही थी। मौत हो गई, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में मौत की असली वजह सामने आ गई, जिसके बाद इस मामले की जांच आगे बढ़ी और जांच के बाद इन तीनों का चेहरा बेनकाब हो गया। तो पुलिस ने जब इन तीनों को एक एक करके पकड़ा, पहले तो चरण सिंह को ही पकड़ा, फिर उसके बेटे को और बेटे के दोस्त को भी पकड़ा, तो तीनों ने अपनी अपनी बेगुनाही की कहानी सुनाने की कोशिश की। चरण सिंह तो खैर अपना जुर्म कबूल चुका था, लेकिन बेटे को और उसके दोस्त को ये सारी बातें नहीं पता थी। फिर उन्होंने अपनी बेगुनाही की झूठी कहानियां सुनाने की शुरुआत की और वो वीडियो भी पुलिस को दिखाया। लेकिन पुलिस चूंकि सारी चीज़ों से पहले से वाकिफ़ थी, तो पुलिस ने न सिर्फ इन लोगों के साथ बेहद सख्ती
की, बल्कि उस ट्रैक्टर वाले को जिसे इन्होंने झूठा फंसाने की कोशिश की थी उसे भी बुलाया, क्योंकि वो इस मामले में एक सिग्निफिकेंट विटनेस यानी बहुत ही अहम चश्मदीद इस मामले का साबित हो सकता था। तो उसे भी पुलिस ने बुलाया और उसके बयान दर्ज किए, और इस तरह से पुलिस ने एक तथाकथित एक्सीडेंट के मामले को, जो कत्ल के मामले में असल में कत्ल का मामला था, उसे पुलिस ने सुलझाया, और सुलझाने की जो शुरुआत हुई वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई। तो ये है पूरी कहानी गाजियाबाद की, जिसे पुलिस ने क्रैक किया बहुत सक्सेसफुली। इस कहानी पर आप लोगों की राय क्या है? आप इस महिला की मौत के लिए क्या सिर्फ चरण सिंह और उसके परिवार के लोगों को दोषी मानते हैं, या फिर आप ये भी समझते हैं कि उस महिला की भी कुछ गलती थी? हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर किसी के साथ किसी का इस तरह का रिलेशन हो तो उसका अंजाम कत्ल होना ही चाहिए। मेरे सवाल पूछने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इस पूरे, ये जो पूरा एक जिसे कहते हैं ना अनप्लीजेंट सिचुएशन जो क्रिएट हुआ, एक इतनी बड़ी जो घटना हुई, इस घटना के लिए आप महिला को कितना दोषी मानते हैं, चरण सिंह और उसके परिवार वालों को कितना दोषी मानते हैं, महिला के पति के बारे में आपकी क्या राय है, और इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने जिस तरह से खुलासा किया उस पर आपकी सोच या आपका नज़रिया क्या है? प्लीज़ हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। कल जब किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, तो मैं इन कमेंट्स को और आप लोगों की जो बेशकीमती राय होती है उसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। अब आज आइए, जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक दंपत्ति के कत्ल का खुलासा पुलिस ने किया, जिसमें एक नई खरीदी गई वॉशिंग मशीन और डबल बेड जो है उस कत्ल के खुलासे की वजह बनी। तो उस पर आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं और उस पर आप लोगों ने अपनी जो राय दी है, मैं वो कुछ कमेंट्स अभी आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तो खैर, मामूनी हैं असम से, उन्होंने ये लिखा है कि जो कहानी है वो वाकई बहुत आई ओपनिंग है, और उन्होंने ये बताया है कि वो इस समय कहीं जर्नी कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हाँ, उन्होंने मेरी कहानियाँ सुनने का सिलसिला जो है बंद नहीं किया। हालांकि ये बहुत लकी हैं, ये दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं और अभी अपने बचपन के दोस्तों के पास जो है, शायद उनके साथ या उनके पास गोवा जा रही हैं। तो कुल मिलाकर खुशकिस्मत हैं मामूनी। चलिए, बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी हॉलीडेज़ आपको। गुड्डू अंसारी जी ने कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, चैनल पे जाके देखना पड़ रहा है। आप सारे लोगों से गुजारिश है, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस का एक नंबर दिया करूं, और कुछ लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है। देखिए, वीडियोस का नंबर देना है या नहीं देना है, ये क्राइम तक की जो टीम है, ऑब्वियसली मैं भी क्राइम तक का मेंबर हूं, लेकिन क्राइम तक को पूरी तरह से मैं रन नहीं करता हूं, मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूं। मैं बेसिकली आज तक के लिए काम करता हूं, और वारदात जो हमारा एक क्राइम शो है आज तक का, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, वो शो बनाता हूं। तो क्राइम तक की टीम जो है इस चीज़ को डिसाइड करेगी। मैं दीपक को और आसिम को और वर्णिता को, ये जो तीनों हमारे बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, बडिंग टैलेंट्स और नगीने, इन तीनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तीनों आपकी इस बात को पूरी करें। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मेरे वीडियोस नहीं मिल पाते हैं, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो लाइव सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ बड़ी विनम्रता से कि ये वीडियोस मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लाइव में नहीं आता हूँ आजकल। तो किसी दिन अगर लाइव आऊँगा तो पहले नोटिफिकेशन के साथ हाजिर होऊंगा, आप लोगों के साथ कुछ बातचीत होगी, लेकिन ये सब रिकॉर्डेड होता है। तो दोपहर को 1 बजे ये वीडियो अपलोड होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोपहर को 1:05, 1:10 में आप चाहें तो मेरा वीडियो 1:05, 1:10 के बाद आप क्राइम तक पर मेरा वीडियो सर्च कर सकते हैं। सर्च करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप क्राइम तक के होम पेज पर जाइए और उसके बाद वीडियोज़ में जाइए। वीडियोज़ में जैसे ही जाएंगे, आपको दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर ही मेरा वीडियो नज़र आ जाएगा, क्योंकि दोपहर को 1 बजे वो अपलोड होता है। आई एम सॉरी। और उसके बाद वीडियोज़ जो है ऊपर जो और स्टोरीज आती जाती है, वीडियो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, लेकिन वो वीडियो वहाँ अवेलेबल रहता है। तो वीडियोज़ में जाकर वीडियो के सेक्शन में आप मेरे इस पेशकश को देख सकते हैं। सोनल सिन्हा जी ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा कि सर आपने सही, जितना हम डिस्कस करेंगे उतना ही हम खुद के साथ क्राइम होने से और क्राइम करने से भी बचेंगे। ओके, सोनल सिन्हा जी ने ये कहा है कि क्राइम को लेकर जो है वो आंखें मूंदे रहना और किसी चीज़ से भागना जो है किसी मसले का हल नहीं है। उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इन सब्जेक्ट्स को डिस्कस करें तो शायद हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और अपने जो क्लोज लोग हैं, जो अपने अजीज़ हैं, उनकी भी सुरक्षा के बारे में कुछ हम कर पाएंगे। बिल्कुल आपका कहना इस मामले में सही है।
हम सारे लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मंटू डे इन्होंने है, मेरे हिसाब से हर लोगों को अपनी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो नौकर हो या मालिक, अमीर हो या गरीब। अगर गुस्से में किसी ने डांट दिया हो तो बाद में प्यार से भी पास आना चाहिए। बहुत आपने सही बात कही है मंटू जी, आपने बिल्कुल एक तरह से अपनी मैच्योरिटी का उदाहरण दिया है, सबूत दिया है। मंटू ये कह रहे हैं कि हर इंसान की जो है वो इज्जत होती है, हर इंसान का एक स्वाभिमान होता है, चाहे वो नौकर हो या मालिक हो। अगर कोई मालिक अपने नौकर के साथ या कोई सीनियर अपने सबऑर्डिनेट के साथ कभी गुस्से में कुछ बदसलूकी भी करता है, बदतमीज़ी भी करता है या डांट भी देता है, तो उसे फिर अपने सबऑर्डिनेट को या अपने नौकर को ज़रूर बाद में समझाना चाहिए और उससे प्यार से पेश आना चाहिए। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंटू, मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब फ्रीक्वेंटली किसी को अपमानित करता है और उसके बाद अपमानित करने के बाद कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अपमानित किया, 2 घंटे बाद जो है माफ़ी मांग ली, फिर अपमानित किया, फिर अगले दिन माफ़ी मांग ली, ऐसे भी लोग होते हैं। तो उस सूरत में जो शख्स बार बार अपमानित होता है, शायद वो उस चीज़ को बहुत नॉर्मली स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप किसी के साथ बदसलूकी करने से या किसी को अपमानित करने से बचें, क्योंकि हर इंसान जो है बराबर है। बेशक उसका पोजीशन जॉब के मामले में आपसे ऊपर या आपसे नीचे है, लेकिन अगर आप उसको अपमानित करते हैं और पर्सनल कमेंट्स करते हैं, पर्सनली और या पब्लिकली अगर आप किसी को जलील करते हैं, तो ये शायद सही बात नहीं है और ऐसा करने से बचना चाहिए। खैर, मंटू जी ने अपने बारे में बताया है कि वो कोलकाता से हैं और वो शमसर और मेरी कहानियाँ लगातार सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम सुनकर मैं समझ गया था कि यू आर ए बोंग। अल्फ़ी, मैं पूरा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरा नाम इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि जो आईडी है ना, उसमें सब कुछ क्लब्ड है एक दूसरे के साथ, बहुत मिले हुए हैं वर्ड्स, तो मैं उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो खैर, उन्होंने लिखा है, टुडे इज़ माई सन्स बर्थडे, ही टर्न 13 टुडे, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यूके। तो खैर, ये मेरे ख्याल से ग्रेट ब्रिटेन से हैं, यूके से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपके बेटे को मेरी ओर से हैप्पी बर्थडे बोलिएगा, मेरी शुभकामनाएं दिल की गहराइयों से, और वो बहुत अच्छा बच्चा बने, आगे बढ़कर रोशन करे आपका और आपके पूरे परिवार का नाम। ऐसी दुआएं मैं करता हूँ। इसके सलीम साहब हैं, ये बता रहे हैं कि आई एम फ्रॉम नेल्लोर, आंध्र प्रदेश, पदरुपल्ली सिटी आउटस्कर्ट्स। अरे क्या बात है। तो सलीम साहब, फिर तो ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी वो आपके पड़ोस की है, आपने ज़रूर रिलेट किया होगा और तभी आपने कमेंट भी किया है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। दत्तात्रेय अवध जी मुंबई से हैं, इन्होंने नमस्कार किया है। राकेश कौशिक जी का भी कमेंट है। वीसी मांडविया साहब का भी कमेंट है। मोहम्मद इशाक ने भी कमेंट किया है। लिटिल रेन ड्रॉप्स, इन्होंने आफ्ताब केस के बारे में पूछा है। ठीक है, मैं कुछ पता लगाकर अगर संभव हो पाया तो आपको अपडेट करूँगा। एग्नेला वायर, खैर मैं ये नाम इनका ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कई बार नाम जो है वो क्लियरली डिस्प्ले नहीं होता। इन्होंने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है और इस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा, हालांकि इनका सवाल बहुत ही पर्सनल है। इन्होंने लिखा है कि सर, आपकी सैलरी कितनी है? तो इसका जवाब यह है कि पुरुषों से कभी उनकी तनख्वाह और महिलाओं से कभी उनकी उम्र नहीं पूछी जाती। तो खैर, ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर है और मुझे लगता है कि इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सैलरी बताना मेरे दोस्त बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ठीक है, मतलब इतनी सैलरी मिल जाती है कि हंसी खुशी गुजारा हो जाता है दोस्त। तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने पूछा है कि क्या आप सैलरी मैम के हाथ में देते हैं? पहले मैं सैलरी अपनी वाइफ को जाकर देता था और फिर उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी घर चलाने की। लेकिन वन फाइन डे उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझसे ना हो पा रहा है, पैसे आप अपने पास रखिए, जब जब मेरी जो जो ज़रूरतें होंगी परिवार के लिए मैं आपसे मांगती रहूँगी, आप मुझे देते रहिएगा। तो मुझे लगा चलो ये भी इंतज़ाम ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से मैं कुछ पैसे सेव कर लूँ। लेकिन आपको ईमानदारी की बात बताऊँ कि पैसे बचते नहीं हैं दोस्त, कुछ ना कुछ खर्चे होते रहते हैं। और आजकल यही व्यवस्था चल रही है कि मेरी सैलरी मेरे पास ही रहती है, मैं किसी को हैंड ओवर नहीं करता हूँ। लेकिन फैमिली में जब जहाँ जिसको जैसी ज़रूरत होती है मैं उसको देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। संगीता साहू जी ने नमस्ते कहा है। अतुल गौर जी का भी कमेंट आया है। रमन सिंह साहब का कमेंट है। प्रिंस अब्दुल्ला, अर्चना सिंह, मोईद अंसारी साहब का भी कमेंट है। विनोद बीर खानी, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है ये कहते हुए कि हमारी आबादी जो है अब चीन से भी ज़्यादा हो गई है, अब क्राइम की खबरें और भी ज़्यादा सुनने को मिलेंगी।
खैर ये तो कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि आपने भी व्यंग्यात्मक तरीके से सरकाज़म में ही ये बात कही होगी, इतनी ज़्यादा आबादी के साथ देश हमारा तरक्की नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है। हमारे देश में सबसे बड़ी परेशानी मेरे हिसाब से आबादी है। कई लोग ये कहते हैं कि आबादी जो है वो रिसोर्स है हमारे देश का, आबादी को प्रॉपर चैनल में यूज़ करने से उसके बड़े फ़ायदे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना जो है बहुत लॉजिकल नहीं है। मेरी ये सोच है कि हमारे देश में जो संसाधन हैं वो कम पड़ने लगे हैं, लोग जो हैं ज़्यादा हो गए हैं, तो बेहतर ये होगा कि हम वक्त रहते अपनी आबादी पर काबू पाएँ, एक जनसंख्या को लेकर प्रॉपर नीति बने, जिससे हमारा देश भी जो है वो डेवलप्ड कंट्री की तरह जो है सही डायरेक्शन में बढ़ सके। आप समझिए ना, अगर कमाने वाला एक होगा और खाने वाले बहुत ज़्यादा होंगे तो कैसे एडजस्ट हो पाएगा। आप अपने घर में देखिए, आप एक छोटे से यूनिट में रहते हैं, एक फैमिली में अगर एक गेस्ट आए तो एकोमोडेट कर सकते हैं, 2 आए तो एकोमोडेट कर सकते हैं, अगर 10 लोग चले आए तो कैसे आप उनको संभालेंगे, दिक्कत होने लगेगी, फिर चाहे वो कितने भी सगे हों, कितने भी अपने हों। तो इसीलिए आबादी बढ़ना हद से ज़्यादा वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। शंकरलाल विश्नोई जी का भी कमेंट आया है, राघवेंद्र तिवारी जी का कमेंट आया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। माधव वाघ जी का जिक्र भी मैं करना चाहूँगा। किरण सेठ जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। अंजना सोनी, इन्होंने आपके वीडियो अच्छे हैं ऐसा लिखा है, गुलदस्ता भी भेजा है, थैंक यू वेरी मच, आई रेसिप्रोकेट। शैलेश पांचाल जी ने जय श्री राम कहा है, बहुत बहुत जय श्री राम, आपको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। दिनेश कुमार बकनपुरा, इन्होंने भी कमेंट किया है, और काइनो के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है। आर के राजपूत साहब हैं, इन्होंने शिकायत की है कि मैं उनका नाम क्यों नहीं लेता हूं। तो राजपूत साहब देखिए, आज मैंने आपका नाम ले लिया, और ये बस इत्तेफाक की बात है कि आपका कमेंट मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरा हो, अदरवाइज़ किसी का नाम स्पेशली मैं नहीं लूँगा, ऐसा मैं क्यों करूँगा, ऐसा करने की तो कोई वजह ही नहीं है। रितिका, इन्होंने भी नमस्कार सर लिखा है। धैर्य हिंदुस्तानी जी ने भी कमेंट किया है, और इन्होंने लिखा है कि क्राइम की स्टोरी बताने के साथ साथ क्राइम को लेकर जो मैं नसीहत वर्ड तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है दोस्त, इसको सुझाव मानिए आप। तो जो सजेशंस देता हूँ वो उनको चीज़ ठीक लगती है। नसीहत का मतलब होता है उपदेश देना, ज्ञान देना, तो मैं एग्जैक्टली अपने आप को उपदेशक या ज्ञानी के तौर पर न तो देखना चाहता हूँ और न ही ऐसा बनना चाहता हूँ। मैं आप लोगों जैसा ही हूँ, लेकिन हाँ ऑब्वियसली मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो क्राइम की घटनाओं पर मेरी बड़ी क्लोज निगाहें रहती हैं, और मैं उससे कैसे बचना है, कैसे हम बच सकते हैं, इसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ। तो मैंने वही सजेस्ट किया था आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट के लिए धैर्य जी। शुभम भारद्वाज जी का भी कमेंट आया है, मेहंदी रिजवी साहब का कमेंट है, संगीत प्रसाद, जाकिर अंसारी साहब, अभिषेक राय, सुनीता धर, सुभाष चौहान, थोड़ा स्क्रॉल करके आगे चला जाता हूँ। प्रदीप भांबू जी का भी कमेंट आया है, मौलाना निसार साहब रोज़ कमेंट करते हैं। इफ्तालिम, इंसान किस पर भरोसा करे, इन्होंने लिखा है। प्रोग्रामर के नाम से एक आईडी है, रेखा वर्मा और लिली। खैर आज इतना ही, इतने सारे लोगों के ही नाम और कमेंट्स में पढ़ सका। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक़ये, किसी और कहानी के साथ। तब तक प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो कमेंट्स के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वो सिलसिला यूं ही जारी रखिए, बनाए रखिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।